Good morning students, welcome to the Elite session. Today in this video I will start teaching you all history from class 10th ICSE board, and here I will take chapter number 3, that is first phase of the Indian national movement. तो ये जो चैप्टर 3 है, हम लोग इस चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो हिस्ट्री है इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया. The early nationalist phase, that is 1885 to 1907, the assertive phase, that is 1907 to 1916, and the Gandhian era 1915 to 1947. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे the early nationalist. In its initial years, the Congress was led by a group of leaders known as the early nationalist. तो स्टार्टिंग ईयर में कांग्रेस को जो लीड कर रहे थे, जो ग्रुप ऑफ लीडर्स थे, वो लोग अर्ली नेशनलिस्ट थे. The members of this group were drawn from the educated middle class, consisting of professionals like lawyers, barristers, teachers and officials. तो इस ग्रुप में जो मेंबर्स थे वो लोग बेसिकली एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और इनमें सारे प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स, बैरिस्टर्स, टीचर्स, ऑफिशियल्स, हु ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम वेस्टर्न थॉट. और ये लोग जो है वेस्टर्न थॉट से इंस्पायर्ड थे. Many of them were educated in England and believed that the British intended to be just to Indians. तो इनमें से बहुत सारे लोग अपने एजुकेशंस को इंग्लैंड से कंप्लीट किए थे, तो इन लोगों का बिलीव भी था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया के लिए अच्छा ही करेंगे. दे विल डू जस्ट गुड टू इंडियंस. दे वर हाउएवर अनअवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया, बट दे वर एक्चुअली नॉट नोइंग दैट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इन इंडिया. इंडिया में एक्चुअली क्या हो रहा है, इंडिया का क्या कंडीशन है, ये सिचुएशन ये लोगों को, इस चीज़ से ये लोग अनअवेयर थे. तो यहाँ पे क्या है, लीडर्स हैं. द अर्ली नेशनलिस्ट इंक्लूडेड लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री के सारे पार्ट्स से अर्ली नेशनलिस्ट ने लीडर्स को भी इंक्लूड किया था. तो वो सारे लीडर्स का नाम यहाँ पे मेंशन है. W.C. बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड R.C. दत्त फ्रॉम बंगाल, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखेल, देन आपका यहाँ पे फिरोज शाह मेहता एंड जस्टिस रनाडे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात, PR नायडू, सुब्रमण्य अय्यर एंड आनंद चार्लू फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, Pandit Madan Mohan Malvi from Uttar Pradesh, then liberal Englishmen like Hume and Wedderburn. So the early nationalist leaders who led the Congress and the national movement in its initial years were staunch believers in open-minded and moderate politics. तो ये जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे एक्चुअली जो कांग्रेस को लीड कर रहे थे और नेशनल मूवमेंट को, तो स्टार्टिंग ईयर में चूँकि इन लोगों का एक फर्म बिलीव था, एक कांस्टेंट बिलीव था ओपन माइंडेड में और मॉडरेट पॉलिटिक्स में. मतलब ये लोग मॉडरेट पॉलिटिक्स पे और ओपन माइंडेडनेस पे बिलीव रखते थे. द बिलीव्ड इन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्रॉन. और इन लोगों का एक व्यूज़ था कि जो ब्रिटिश का जो रूलिंग है उसके प्रति खुद को लॉयल करना, ब्रिटिश क्रॉन के प्रति खुद को लॉयल करना. B.C. पॉल एन अर्ली नेशनलिस्ट लीडर सेड इन 1887. तो B.C. पॉल एक अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे. उन्होंने 1887 में अपना कौन सा स्टेटमेंट जारी किया, आई एम लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज विथ मी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज आइडेंटिकल विथ लॉयल्टी टू माई ओन पीपल एंड माई ओन कंट्री. तो अकॉर्डिंग टू हिम मतलब कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हैं, बिकॉज विथ मी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ आइडेंटिकल विथ लॉयल्टी टू माई ओन पीपल. अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हूँ तो वो मैंने अपने खुद के पीपल के प्रति भी लॉयल हूँ इन माई ओन कंट्री. सो दे वॉन्टेड दैट इंडियंस शुड हैव देयर प्रॉपर एंड लेजिटिमेट शेयर इन द गवर्नमेंट. तो अकॉर्डिंग टू देम क्या था कि वो लोग चाहते थे कि इंडियंस को एक प्रॉपर और एक लीगल शेयर गवर्नमेंट में देना चाहिए. ठीक है. Now come to the next point, beliefs of the early nationalist. The early nationalist had faith in the sense of justice, fair play, honesty and integrity of the British. तो यहाँ पे जो अर्ली नेशनलिस्ट के लोग थे, जो मेंबर्स थे, उन लोगों का बिलीव था कि ब्रिटिश का सेंस ऑफ जस्टिस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी काफ़ी अच्छा है. इट वॉज देयर होप दैट द ब्रिटिश वुड ग्रांट होम रूल टू इंडियंस. और होपफुली ये लोग ये भी सोचते थे कि ब्रिटिश इंडिया को होम रूल भी अलाउ करेंगे. दे रिलाइड ऑन द सोलेम प्लेजेस मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो सीरियस प्लेजेस को बनाया गया था उस पर भी अर्ली नेशनलिस्ट के लोग डिपेंडेंट थे. नेक्स्ट है आपका, दे बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल हैड मैनी बेनिफिट्स. और इन लोगों का ये भी बिलीव था कि ब्रिटिश रूल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स था. फॉर एग्जाम्पल इट एडेड इन क्लेंसिंग सोशल इल्स लाइक सती, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. क्योंकि ये किस तरह से हेल्प किया था सोशल इल्स को हटाने में, जैसे आपका सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, ये सारा कुछ अबॉलिस्ट हुआ ब्रिटिश रूल में. And they were of the opinion that Britain would help Indians govern themselves according to Western standards. और चूँकि इन लोगों का ये भी ओपिनियन था कि ब्रिटेन इंडिया को वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली गवर्न करने में भी हेल्प करेंगे. Then they said that the main obstacle in India's progress was social and economic backwardness of the Indians and not the British colonial rule.
फिर इन लोगों का ये भी कहना था कि जो मेन ऑब्स्टैकल है इंडिया के प्रोग्रेस का, जो इंडिया का प्रोग्रेस रुक रहा है, वो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कारण, इंडिया में जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसके कारण इंडिया का प्रोग्रेस स्टॉप है। ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के कारण, ऐसा कुछ नहीं है। देन आपका लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट, दे रिलाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड्स टू अचीव देयर एम्स। और ये लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मेथड्स पे ही डिपेंडेंट थे अपने एम्स को अचीव करने के लिए। दे बिलीव्ड इन पेशेंस एंड रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि इन लोगों का बिलीव पेशेंस में था, पेशेंस रखना है, एंड रिकॉन्सिलेशंस पे मतलब काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होना है, रादर दैन इन वायोलेंस एंड कन्फ्रंटेशन। वायोलेंस में नहीं कि किसी भी तरह का ब्रूटल एक्ट हो, कॉन्फ्रंटेशन यानी कि किसी भी तरह का आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रगलिंग क्रिएट कर रहे हो, इस तरह से नहीं, पीसफुली और पेशेंस के साथ ही एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है।